पोस्ट बॉक्स में आज का खत अनुराधा सिंह का और उन्होंने ये खत द लंच बॉक्स फिल्म के किरदार साजन फर्नांडिस को लिखा है। प्रिय साजन फर्नांडिस, कैसा विचित्र संयोग है कि मैं तुम्हें यह पत्र लिख रही हूं, उस फिल्म के नायक को जिस फिल्म में पत्रों की एक विशेष भूमिका रही है। बहुत दिनों से तुमसे एक सवाल पूछना था। क्या तुम जानते हो दुनिया में सबसे अधिक अनुत्तरित प्रेम पत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? शायद दिन भर सोचकर भी तुम्हें इसका उत्तर ना मिले, जीवन भर सोचकर भी नहीं, क्योंकि खाने के डिब्बे यानी लंच बॉक्स वे प्रेम पत्र हैं जिनका उत्तर देना तो दूर, जिन्हें प्राय पढ़ा तक नहीं गया, बस भोजन की तरह देखा गया और खा लिया गया। पत्नियों और माओं ने इस पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रेम पत्र लिखे हैं, प्रेमिकाओं से कहीं ज्यादा। पृथ्वी के हर कोने में बहुधा स्त्रियों ने ही भोजन पकाया और परोसा है। चाहे भारत का देहाती चौका हो, इटली का ग्रामीण रसोई घर या जापान की बेंटो बॉक्स परंपरा, सदियों से खेतों की मेड़ पर नीम की छाया में कलेवा किया जाता रहा है। और ना जाने कब से छात्रावास और यात्रा में मां के हाथ के लड्डू मठरी उड़ाए जाते रहे हैं। किंतु साजन, एक नवविवाहित पुरुष के अतिरिक्त कोई भी खाते समय उस स्त्री के बारे में नहीं सोचता जिसने वो भोजन बनाया है। भला कितनों ने एक व्यस्त दफ्तर या कैफेटेरिया में अपना लंच बॉक्स खोलते हुए राजमा या छोले खाते समय उस स्त्री को याद किया होगा जिसने भोर भोर रात की बेचैनी और अनिद्रा को अपनी पलकों में समेटकर एक चूल्हे पर चाय का पानी और दूसरे पर छोले का कुकर चढ़ाया था। कितनों को रोटी बेलती हुई दो बाहें याद आई होंगी, उनमें हिलती डुलती एक एक चूड़ी, डिब्बे के लिए सबसे सुंदर रोटियां चुनती हुई दो आंखें। सबसे सुंदर रोटियां हमेशा जाने वाले को ही क्यों दी जाती हैं? सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक याद, सबसे अधिक जीवन। और भला तुमसे क्यों पूछा मैंने ये प्रश्न? तुम्हारी फिल्म द लंच बॉक्स के पहले ही दृश्य में एक बूढ़ी स्त्री एक जवान स्त्री को एक विशेष मसाला देते हुए कहती है, देखना ये नई रेसिपी तेरे लिए कमाल कर जाएगी। वो एक ग्रास खाते ही ताजमहल खड़ा कर देगा। जवान स्त्री हंसते हुए कहती है, ताजमहल मजार है आंटी। स्त्री को प्राय अपने निर्वाज्य प्रेम के बदले बहुत हुआ तो अपनी चाह के स्मारक ही तो मिलते हैं। जबकि रोजाना रसोई में दफनाए गए फिर कभी न लौटने वाले अपने असंख्य घंटों के बदले उसे अपने प्रेमी के चेहरे पर सिर्फ वो अचरज, वो उजास देखनी होती है जो पहली बार इला के खाने को देखकर तुम्हारे चेहरे पर उग आई थी। वो हर भूमिका में तुम्हारे भीतर छुपा प्रेम ढूंढती है। तुम जाने क्या क्या चाहते हो स्त्री से। तो उस क्षण तुम्हारे चेहरे पर खिलाई वो चीज मुस्कान नहीं, उससे बड़ी कोई चीज थी, जैसे व्यक्ति से बड़ी उसकी काया होती है। कैसे हुआ यह कि एक क्षण में तुम्हारा चेहरा इतना सुकोमल, उज्जवल, स्पर्श मलिन और स्निग्ध हो आया? कैसे हुआ? क्या प्रेम से पकाया गया भोजन मात्र जीवन की दैनिकता से पराजित, लगभग असामाजिक हो चुके एक व्यक्ति को पुनः मनुष्य बना सकने की क्षमता रखता है? तुम जैसे लोग जो दुनियादारी के प्रति खुले और सहृदय नहीं होते, प्रेम की एक छींट पड़ते ही हरे भरे क्यों हो जाते हो? तो उस खाने की याद अगले पूरे 24 घंटे तुम पर हावी रही। वो खाना जो एक तिरस्कृत पत्नी ने अपने प्रेम रिक्त पति को जीतने के लिए पकाया था, जैसे वो भोजन नहीं कामदेव का बाण था या पहाड़ के हृदय में सुरंग बनाने के लिए किया गया निष्फल विस्फोट। निष्फल इसलिए कि बाद में अनेक दिन ढाबे का डिब्बा खाने के बाद भी पति को अंदेशा तक नहीं हुआ कि वो भोजन इला का पकाया नहीं है। मेरी ही एक कविता स्त्री सुबोधनी संविधान की कुछ पंक्तियां सटीक बैठती हैं इस परिस्थिति पर। तुम समूचा प्रेम लील गए, कई बार तो डकार भी नहीं ली, और कैजुअल वर्कर्स बिछाते ही रह गए बजरी और धधकता डामर। तुम्हारे पेट से दिल जाते 6 लेन एक्सप्रेस वे पर। जिस पुरुष ने सालों साल उसके उस प्रेम रिक्त आकुल भोजन प्रेम पत्रों पर किसी भी भाषा में जवाब देना तो दूर, उन्हें पहचानना तक न सीखा, जिन्हें उसकी सुवास से ही लोग पहचान लेते थे। इला उस व्यक्ति की प्रेम समझने और करने की सामर्थ्य पर कब भरोसा खो बैठी, उसे खुद भी पता ना चला।
स्त्री को गृहस्थ प्रेम से कोई परपुरुष विमुख नहीं करता, उसमें सामर्थ्य नहीं है। वो परम सुंदरी होते हुए भी एक रुग्ण, वृद्ध या कुरूप पुरुष से भी हमेशा प्रेम करती रह सकती है। अनुग्रह नहीं, प्रेम। उसके प्रेम की निरंतर अनदेखी उसे विमुख कर देती है, जैसे इला हो गई थी अपने पति से विमुख। इतनी विमुख की बाद में पर स्त्री से उसके संबंध जानकर भी रोई नहीं, जिरह नहीं की। प्रेम बाहरी आघात से नहीं, आंतरिक रिक्ति से क्षरित होता है। लेकिन तुम साजन, जैसे अगले दिन तुमने लंच बॉक्स का स्वागत किया, काश इला वो दृश्य देख पाती। प्रेम के विराट वृक्ष की जड़ में यदि निरंतर सराहना का जल ना सींचा जाए तो वो एक दिन अपनी सब पंक्तियां छोड़कर ठूंठ रह जाता है। तुमने ही एक जगह कहा है ना, हम वे बातें भूल जाते हैं जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। एक बात और, सुबह भरपूर भोजन के साथ भेजा गया डिब्बा शाम को यदि बिल्कुल खाली लौटे तो यह भी एक सराहना है, एक कृतज्ञता है। तुमने इला के उपेक्षित अप्रशंसित जीवन में उस दिन ऋणानुबंध की एक छोटी कोपल तो खिला ही दी। ऐसे तुम्हारी फिल्म में भोजन दो वंचित आत्माओं के लिए एक दूसरे तक पहुंचने और अपने भीतर लौटने का रास्ता बना। कहते हैं प्रेम का मतलब एक जगह ठहरना नहीं, बल्कि साथ मिलकर एक ही क्षितिज की ओर देखना है। भोजन से हर व्यक्ति का नितांत निजी संबंध होता है। किसी के लिए पेट भरने का साधन मात्र है तो दूसरे के लिए आत्मिक और आध्यात्मिक संतुष्टि का भी। परंतु भोजन में मिलाया गया प्रेम सबको सुख देता है। इसीलिए पुरुष भी कभी कभी स्त्री के लिए खाना बनाते और बांधते हैं ना साजन। दुर्लभ दृश्य है, पर वो भी घटता है। और वो डिब्बा कितना ही अनगढ़ हो, उसे खोलते हुए स्त्री की आंखें एक बार चमकती जरूर है। मीठा, नमकीन, रोटी, फल सब एक साथ ठुसे हुए उस अनगढ़ डिब्बे को वो जिस स्नेह शक्ति गर्व से अपनी सखी को दिखाती है, उस गर्व से तो वो वर्षगांठ पर उपहार में मिले हीरे को भी ना दिखाए। औरतें जीवन में भोजन का और प्रेम में पत्रों का महत्व जानती हैं। दुनिया में पहले भी ऐसी फिल्में बनी जिनमें पत्रों के माध्यम से दो अनदेखे प्रेमियों के बीच गहन प्रेम घटित हुआ। जैसे साल 2000 में दक्षिण कोरियाई फिल्म मारे में एक युवा महिला समुद्र किनारे बने घर में से 1999 में विदा होते समय एक पत्र छोड़ जाती है। वही पत्र 1997 में उसी घर में रह रहे एक युवक को मिल जाता है, क्योंकि वे दोनों समय से परे एक जादुई डाक पेटी के जरिए एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। फिर वे प्रेम में पड़ जाते हैं। आगे की कहानी मैं यहां नहीं बताऊंगी। जैसे तुमने भी इला से अंततः मिल जाने की कहानी फिल्म में नहीं बताई। क्या तुम्हें पता है, सिल्विया प्लाथ ने अपने बच्चों को सुलाकर रात में कविताएं लिखी थीं और वर्जीनिया वुल्फ को अपना कमरा पाने में पूरी एक सदी लगी थी। स्त्रियां जब प्रतीक्षा करती हैं तो वे अपने भीतर कई नगर बसा लेती हैं। मैंने भी बसाए। यह रिश्ता है इस शहर का मेरी आत्मा से। और तुम तो मुंबई के पुराने बाशिंदे निकले, ठेठ मुंबई का एक ऐसा आदमी जिसे कभी अपना शहर छोड़ना ही ना पड़ा हो। तुम्हारे बचपन का डाकखाना और वो अस्पताल जहां तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारे माता पिता और पत्नी की मृत्यु हुई थी, अब भी जस का तस है। तुम एक औसत मुंबई का पुरुष हो, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर। फिर भी मैं चाहती हूं कि किसी एक दिन हम साथ घूमें, बिना साथ होने की बात किए। हम हार्मोनियस सर्कल में बैठें, किताबें ही नहीं धूप भी पढ़ें। साथ भटकते हुए मुझे कोई रक्षक, निर्णायक या प्रेमी नहीं चाहिए, बस एक मित्र जो अधिक चिंता ना करे। अब कहो कैसे हो? इला के साथ होना अब भी चाहती हूं कि इन 12 वर्षों में तुम्हारी प्रेम कथा भले मंथन नदी की तरह बहती रही हो, पर सूखी ना हो। और ऐसा हुआ भी हो तो भी स्मृतियों की नम मिट्टी अब तक तुम्हारे हाथों में लगी हो, अपनी सुगंध और ऊष्मा सहित। क्योंकि मैं ये फिल्म बार बार रितेश बत्रा के निर्देशन या निम्रत कौर के अभिनय के लिए नहीं, बल्कि उस आदमी के लिए देखने जाती हूं जिसे प्रेम करना आता है। तुम्हें देखते हुए मैं वो स्त्री हो जाती हूं जिससे बहुत प्रेम किया गया हो।
पहली बार इस फिल्म का अंत देखकर मैं रेगिस्तान में भटके यात्री की तरह त्रिषित हो उठी थी। लगता था कि एक बहुत सुंदर प्रेम कथा अपनी परिणति तक पहुंचते पहुंचते बिखर गई है। लेकिन जब कई वर्षों बाद मैंने इसे फिर देखा तो जान पाई कि यह कहानी तो वहीं अपने उत्स को प्राप्त हो गई थी जब तुम इला के घर की तरफ रवाना हुए थे। ऐसे अंत एक बहुत अनिश्चित उत्तर कथा का प्रस्थान बिंदु होते हैं। यही मेरी चिंता का विषय है। वियोग का परिणाम केवल दुख और निराशा है। वो होता तो कितना ही खेद करती। किंतु अब जब तुम हमेशा के लिए इला के जीवन का अंग बनने जा रहे थे, तुम दोनों एक साथ अपनी स्वप्न नगरी भूटान की यात्रा करने वाले थे, तब मुझे चिंता हुई। प्यार एक सफेद पहाड़ी चूहा है, सुंदर पर पैने दांतों वाला है। उसे पालने से मुश्किल उससे खुद की रक्षा करना है। जिन शर्तों के साथ हम उसे जीवन में लाते हैं वो उन्हें ही कुतर कुतर कर खाने लगता है, और एक दिन वो हमारी शक्ल इतनी बदल देता है कि कोई पहचान भी नहीं सकता कि हम वही हैं जिसने कुछ चाहा है। कोई किसी को चाहने लगे तो उसकी आत्मा पहले हरी होती है, गुलाबी सफेद फूलों से लदी, फिर अबोले की घाम में मुरझाने लगती है। सब कुछ भूरा काहिया होने लगता है। प्रेमी होना आसान है, पति होना और भी आसान, किंतु किसी स्त्री के जीवन का वो पुरुष बने रहना बहुत दुष्कर है जिसके हृदय में उसने अपनी आत्मा की खिड़की खोल ली हो। कोशिश करना कि तुम इला की उस खिड़की का कमरा बने रहो और उसका घर भी। अनुराधा सिंह की ये चिट्ठी मैंने नूह का कबूतर नाम की किताब से ली है, जिसमें अनेक किरदारों को लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं। इस चिट्ठी को पढ़ते वक्त मैंने इसे थोड़ा एडिट कर दिया है, वरना बहुत लंबी हो जाती। इस वक्त भी ये बहुत लंबी हो गई है। चलिए ना, ऐसा ही इश्क करते हैं और लिखते हैं एक चिट्ठी।